लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। इससे पहले हम लोग सारा का सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं। और देखिए, इससे पहले जो मैंने कल वीडियो डाला था, आप लोगों ने कहा था कि कट चुका है सिलेबस से, बट देखिए पता है क्या है, अगर आप लोग समझेंगे ही नहीं ब्यूएंसी क्या होता है तो आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि भाई शिप्स जो है वो कैसे चलते हैं समुद्र पे। आई डोंट नो, सीबीएसई ने काट दिया है ये सिलेबस से, बट फिर भी इसके बारे में जानना तो आपको ज़रूरी है ही। तो ये सब इसलिए हम लोगों ने देखा था। अब ये है वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट्स और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस पर जब रखे जाते हैं, पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो कोई चीज़ तो फ्लोट करने लगती है। फ्लोट का मतलब होता है कि वो तैरने लगती है, और सिंक का मतलब होता है कि वो डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्टिविटी में बताया गया है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लेना है एक बीकर जो कि पानी से भरा हुआ हो। टेक एन आयरन नेल एंड प्लेस इट ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर। तो आप लोगों को बीकर लेना है, उसमें आयरन नेल को उसमें डालना है। तो आयरन नेल क्या होगा, वो तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा पानी में, है ना। ऐसा ही तो होता है कि जो आयरन नेल होता है वो पानी में डूब जाता है। आयरन नेल मतलब वो कील। तो देखिए, आयरन नेल जो है वो सिंक हो जाता है, पानी में डूब जाता है। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट्स डाउनवर्ड। तो जो आयरन नेल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है ना, इसकी वजह से वो नीचे उसमें डूब जाता है। देयर इज एन अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल। बट नेल पे क्या होती है, एक अपवर्ड थ्रस्ट भी होती है। नेल पर एक ऐसी फोर्स भी होती है जो उसको ऊपर खींच रही होती है। देयर इज एन अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल। तो नेल को ऐसा भी प्रेशर लग रहा होता है कि वो ऊपर की तरफ जाए, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो इस पर ज़्यादा लग रही होती है, विच पुशेस इट अपवर्ड। बट द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल, सो इट सिंक्स। तो देखिए, हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि कोई भी चीज़ कैसे डूबती है। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कि पानी पे रखी जाती है उस पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ लग रही होती है पानी में। और जो एक तो ये फोर्स हो गई जो नीचे की तरफ लग रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और जब भी आप पानी में किसी भी चीज़ को डालते हैं ना, तो उसमें एक और फोर्स लग रही होती है जिसको हम लोग अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं। यानी कि पानी भी उस चीज़ को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होता है, तो ये पानी की अपवर्ड थ्रस्ट होती है। तो देखिए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट वो डूब जाएगा, और अगर अपवर्ड थ्रस्ट उस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट तैरेगा। क्योंकि अब कील की डाउनवर्ड थ्रस्ट ज़्यादा थी तो उसने क्या किया, वो डूब गया नीचे की तरफ। सॉरी, डाउनवर्ड थ्रस्ट ज़्यादा नहीं थी, उसकी ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा थी, अपवर्ड थ्रस्ट उस पर कम लग रही थी, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा लग रहा था, इसलिए कील जो है पानी में डूब जाता है। अब एक्टिविटी 10.6 है। फिर से एक आप बीकर में पानी लीजिए। और कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, एक इसमें दिखाया हुआ नहीं है, हाँ ये देखिए, ये जो फिगर है ना 10.5, इसमें जो ऊपर ये ब्राउन कलर का है ये कॉर्क होता है। तो कॉर्क जो है वो पानी में क्या होता है, वो तैरने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसमें हमें बताते हैं कि कॉर्क जो है वो फ्लोट करता है। द कॉर्क फ्लोट वाइल द नेल सिंक। कॉर्क जो है वो फ्लोट करता है, बल्कि जो नेल जो है वो सिंक कर जाता है, डूब जाता है। ऐसा इससे होता है बिकॉज द डिफरेंस इन द देयर डेंसिटीज़। देखिए, कील जो है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी ज़्यादा उसका घनत्व होता है, काफ़ी ज़्यादा उसका भार होता है, इसलिए वो डूब जाती है, कील डूब जाता है। तो देखिए क्या होता है ना, कोई भी चीज़ पानी में डूबेगी या नहीं डूबेगी, वो ऊपर तैरेगी या डूब जाएगी, ये डिपेंड करता है कि उस चीज़ की डेंसिटी कितनी है। जिस भी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, हायर डेंसिटी अगर किसी चीज़ की होती है तो वो चीज़ पानी में डूब जाती है। ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है। द सब्सटेंस दैट हैज़ हायर डेंसिटी सिंक्स इन वाटर। तो जो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड, डेंसिटी को आप लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो डेंसिटी को आप लोग डिफाइन करते हैं, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मतलब डेंसिटी क्या होती है कि मास कितना होता है, मतलब जैसे कि इतनी वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कितना मास होगा, वही उसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है उस सब्सटेंस की। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। जो कॉर्क होता है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। डेंसिटी जो होती है ना कॉर्क की, कॉर्क जो हमने ऊपर देखा था डूबा नहीं, उसकी डेंसिटी जो पानी की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। तो जिस भी चीज़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी वो चीज़ तैरने लगेगी, और जिस चीज़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी वो चीज़
डूब जाएगी। दिस मेजर्स दैट द प्योरेस्ट अपथर्स्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क, सो इट फ्लोज। तो क्या होता है कि जो अपथ्रस्ट है ना वो ज़्यादा होती है उस कॉर्क के वजन से, उस कॉर्क के वेट से ना अपथ्रस्ट ज़्यादा होती है उस पर जो लग रही है, इसलिए जो कॉर्क है वो आराम से तैर पाता है पानी के ऊपर, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है और अपथ्रस्ट पानी का उस पर ज़्यादा लग रहा होता है कॉर्क पे, इसलिए जो कॉर्क है वो आसानी से पानी में तैर पाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। डेंसिटी जो होती है आयरन नेल की वो ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से। अब अगर पानी की डेंसिटी से कोई किसी, जैसे नेल है, नेल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो नेल क्या करेगा, वो डूब जाएगा। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल, आयरन नेल, इज़ लेस देन द वेट ऑफ द नेल, सो इट सिंक्स। तो जो अपथ्रस्ट पानी जो उस पर ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा होता है ना वो कम पड़ जाता है। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल इज़ लेस देन द वेट ऑफ द नेल। तो जो नेल का वेट है, नेल का जो भार है, अपथ्रस्ट जो पानी उस पर लगा रहा है, नेल का वेट उससे ज़्यादा है, अपथ्रस्ट से नेल का वेट ज़्यादा है, इसलिए नेल डूब जाएगा। तो आप लोग को 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वेट ज़्यादा होगा वाटर से जिस चीज़ का वेट और डेंसिटी ज़्यादा होगा ना तो वो चीज़ डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी जो उन पर थ्रस्ट लगाएगा ना, अपथ्रस्ट लगाएगा, वो कम पड़ जाएगा, इसलिए वो चीज़ डूब जाएगी। देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोट ऑन लिक्विड। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है वो लिक्विड में तैर पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन द लिक्विड सिंक इन द लिक्विड। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है वो डूब जाते हैं और कम होती है तो वो तैर पाते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी इस चीज़ का हमें काम पड़ेगा। तो देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट टू द वन एंड ऑफ द रबर स्ट्रिंग। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी में हमें क्या बताया गया है कि एक रबर की स्ट्रिंग हो, जो रबर होती है ना जो खिंच जाती है, तो रबर के धागे से आप इस पत्थर को बांध लीजिए और आप इसकी देखिए क्या करिए, इसकी लेंथ देखिए कि कितनी है। यहाँ पर देखिए कि इसकी लेंथ कितनी है ना, ये लेंथ देखिए इतनी है। सपोज़ करिए इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है, सपोज़ करिए। फिर जब आप इसी को आप क्या करेंगे, आप इसको पानी में डालेंगे, मतलब आप एक बीकर में पानी लेंगे और इस थ्रेड को आप लोग ऐसे करके डाल देंगे। तब आप देखेंगे इस जो थ्रेड की है ना लेंथ, ये कम हो जाएगी। सपोज़ करिए कि 5 सेंटीमीटर जाएगी, सपोज़ करिए, मतलब ऐसा कुछ इसके आसपास ही कुछ होता है कि इसकी जो लेंथ है ना वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो अब इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न वही है अपथ्रस्ट। जो अपथ्रस्ट लग रहा होता है, जो वेट होता है ना इसका, जो पानी है इस पर क्या कर रहा होता है, अपथ्रस्ट लगा रहा होता है। पानी इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा होता है, इसकी वजह से ये जो है ना इसका जो नीचे की तरफ खिंचाव है वो कम हो जाता है और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो काफ़ी कम हो जाती है। यही बताया गया है हमें। ऑब्जर्व द एलोंगेशन ऑफ रबर स्ट्रिंग, मतलब कितना लंबा हो रहा है रबर स्ट्रिंग ए वाले डायग्राम में और बी वाले डायग्राम में कितना ज़्यादा लंबा हो रहा है। जब भी इसको पानी में डुबोएंगे ना तो ये इसकी लेंथ कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पानी अपनी फोर्स लगा रहा है इस पत्थर पर, इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ, क्योंकि इसकी फोर्स पानी की ऊपर की तरफ लग रही है, इसलिए स्ट्रिंग जो है वो पूरी खिंचाव में नीचे नहीं जाएगी और वो छोटी पड़ जाएगी। तो देखिए इसमें यही बताया गया है, यू विल फाइंड दैट द एलोंगेशन ऑफ अ स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेज एज द स्टोन ग्रेजुअली लोअर्ड इन वाटर। तो पानी में आप जैसे जैसे उस स्टोन को नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे तो स्ट्रिंग बैलेंस में रीडिंग भी होती है कि कितना उसकी लंबाई है, तो वो लंबाई जो है वो पानी के अंदर उस स्ट्रिंग की कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपथ्रस्ट लगा रहा है पानी उस पर। हाउएवर नो फर्दर चेंजेस ऑब्जर्व वंस द स्टोन गेट्स फुली इमर्स्ड इन वाटर। बट अगर एक बार जो स्टोन है वो पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगा तो आप लोगों को कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। जब तक वो पानी के अंदर पूरी तरीके से नहीं डूबा होगा ना तब तक आप देखेंगे थ्रेड जो है उसकी लेंथ में वेरिएशन आए जा रहा है। What do you infer from the decrease in the extension of string of the or the reading of the spring balance? तो spring balance की रीडिंग भी कम हो गई है और जो लेंथ है पानी में जा कर के हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो पानी में जा कर के कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू जब वो पानी के बाहर था। तो इससे हम लोगों को यही समझ में आता है द एलोंगेशन। यहाँ पर देखिए we know that the elongation produced in the string or the spring balance is due to the weight of the stone। हम लोग को पता है जो स्प्रिंग बैलेंस में, चाहे वो स्प्रिंग में लगा दो आप स्टोन को या फिर थ्रेड से बांधा है, तो जो इलास्टिक का थ्रेड है वो लंबा हो रहा है किसकी वजह से? स्टोन के भार की वजह से। सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीजेज वंस द स्टोन इज लोअर्ड इन वाटर, एक्सटेंशन कम हो जाता है जैसे जैसे आप उसे पानी में डालते हैं। इट मीन्स दैट सम
फोर्स एक्ट्स ऑन द स्टोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि कोई ना कोई फोर्स तो है जो कि अगर आप उस थ्रेड को पानी में डाल रहे हैं तो पत्थर को ऊपर की तरफ ले जा रही है, यही पानी की अपवर्ड थ्रस्ट होता है। एज अ रिजल्ट द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेज एंड हेंस द एलोंगेशन ऑल्सो डिक्रीजेज। तो जो कि आप पानी में डालते हैं तो उस पर क्या होता है, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लग रहा होता है, इसलिए लेंथ की जो होती है स्ट्रिंग की कम हो जाती है। बट जब पानी में पूरी तरीके से डूब जाता है तो ऊपर की तरफ वो कैसे उसको फेंकेगा, तो अपवर्ड, एज डिस्कस अर्लियर, दिस अपवर्ड थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वाटर इज नोन एज फोर्स ऑफ ब्योयेंसी। तो जो अपवर्ड थ्रस्ट जो उस पर लग रहा है ना, जो उसको ऊपर धकेलने की जो चीज़ उस पर लग रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फोर्स ऑफ ब्योयेंसी कहते हैं। अपवर्ड थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वाटर इज नोन एज फोर्स ऑफ ब्योयेंसी। आप बताइए कि अगर मैं आपको इस कल वाले वीडियो में इसके बारे में नहीं बताती अपवर्ड थ्रस्ट के बारे में, तो आप ये कैसे कर पाते हैं ना। तो इसलिए प्रेशर एंड थ्रस्ट पढ़ना भी ज़रूरी था। तो एज डिस्कस अर्लियर, ठीक है, दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज नोन एज फोर्स ऑफ ब्योयेंसी। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ब्योयेंस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। तो बॉडी जितनी ब्योयेंट फोर्स एक्सपीरियंस करती है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। इज इट द सेम इन ऑल फ्लूइड्स। क्या सारे के सारे फ्लूइड्स में ये जो ब्योयेंसी होती है ये सेम होती है। सारी के सारे में तो देखिए नहीं होती है सेम, सब में अलग अलग होती है, सब में अलग अलग वेरी करती है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज ने हमें ये बताया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड। तो जो बॉडी है, कोई भी चीज़ है, जब उसको आप तो या तो फुली पूरी तरीके से उसको डुबो दें या फिर पार्शियली उसको डुबोएं, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। तो वो ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो क्या है, वही चीज़ है, क्या है कि आपने एक पत्थर डाला पानी में, पत्थर को आप बॉडी मान लीजिए दैट इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ लिक्विड। तो पत्थर आपने पूरी तरीके से डाल दिया, जैसे कि धागे से आप धीरे धीरे करके पहले थोड़ा डाला फिर फाइनली पूरा डाल दिया। तो कोई भी चीज़ जो पार्शियली, थोड़े तौर पर या फिर पूरे तौर पर किसी भी फ्लूइड में डूबी हुई होती है, वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है। वो ऐसी फोर्स एक्सपीरियंस करती है, उसको ऐसा लगता है, उसको फील होता है ऐसा कि उसको कोई ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो वो कितनी फोर्स होती है, जो पानी ऊपर की तरफ उस सब्सटेंस पे फोर्स लगा रहा होता है, वो उतनी ही फोर्स होती है जितना कि पानी हटाया गया है उस सब्सटेंस के द्वारा। पानी या फिर कोई भी फ्लूइड हटाया गया है उस सब्सटेंस के द्वारा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से समझना है कि जब भी कोई बॉडी पानी में डुबोई जाती है या किसी भी फ्लूइड में डुबोई जाती है पूरी तरीके से या थोड़ी बहुत, वो एक अपवर्ड फोर्स, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स वो एक्सपीरियंस करती है। जैसे कि आप अपना एक मग्घे को आप लोग नीचे दबाते जाइए, आपको लगेगा कि वो मग्घे में जो पानी है ना वो आपको ऊपर की तरफ आपको पुश कर रहा है, वही अपवर्ड फोर्स होती है। और वो अपवर्ड फोर्स उतनी ही होती है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना फ्लूइड का वेट, जितना वेट ऑफ पानी हटाया गया है ना, पानी के जितने वजन का पानी उसने हटाया है, उतनी ही फोर्स उसको ऊपर की तरफ लगती है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर आप लोग एलोंगेशन ऑफ स्ट्रिंग और ये सब भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर्किमिडीज जो है एक ग्रीक साइंटिस्ट था, जिसने, मतलब एक बार क्या हुआ था कि राजा को शक था कि उसने जो अपना सोने का कोई भी चीज़ बनवाई है, मुकुट था शायद, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ चेक कैसे करी जाए। तो फिर आर्किमिडीज़ को एक काम दिया गया। तो आर्किमिडीज़ ने पता कर लिया कि भाई जितना उसका भार है ना, जितना भी उस सब्सटेंस का भार है, कितना उस सब्सटेंस का वेट है, वो उतना ही पानी हटाएगा। तो उसने सारे अलग अलग सब्सटेंस का वेट निकाला और फिर जितना पानी हटाया उस हिसाब से उसने बता दिया कि भाई प्योर गोल्ड तो इतना पानी हटा रहा है, बट ये इतना पानी हटा रहा है, तो वही इसमें कुछ घपला है। इस तरीके से आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूजेस, जैसे कि शिप्स में किस तरीके से शिप्स कैसे डिज़ाइन करे जाएँ। सबमरीन्स ऐसे शिप्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। लोकोमोटिव्स, जो हम लोग सामान व्हीकल्स वगैरह, और प्यूरिटी मिल्क की पता करने के लिए हाइड्रोमीटर्स, लिक्विड्स, भाई बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे कामों पे यूज़ आता है आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। अब ये आता है रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। हम लोगों ने पढ़ा है एज वी नो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी
यूनिट ऑफ डेंसिटी होती है केजी पर मीटर क्यूब, ये होती है। तो डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन द सेम। तो अगर कंडीशन सेम है ना, तो डेंसिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की वो हमेशा सेम रहती है। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी अगर आप कंडीशंस चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह सब सेम रख रहे हैं, तो किसी भी चीज़ की डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी। तो उसकी सब्सटेंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी। और अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग डेंसिटी होती है। जैसे कि पत्थर की डेंसिटी अलग होगी और एक पेपर की डेंसिटी अलग होगी। जैसे कि गोल्ड की डेंसिटी होती है इतनी, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज़ 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ अ सैंपल कैन बी यूज टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी। तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अगर हमें पता है, हमें सारे सब्सटेंस की हम लोग निकाल चुके हैं, फिर हम बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस कितना प्योर है। क्योंकि हर किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है ना, वो अगर कंडीशन सारी सही है तो उसकी डेंसिटी हमेशा सेम ही रहती है। तो जो डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी, कि वो प्योर है या नहीं है, ये डिटरमाइन करने के लिए डेंसिटी जो है हमें बता देती है। इट इज़ often कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ वाटर। तो हमें हमेशा कन्वीनियंट होता है कि किसी भी चीज़ की जो डेंसिटी है ना, वो वाटर के कंपैरिजन में अगर हम लोग मेजर करें, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1000 kg मीटर पर मीटर क्यूब होती है ना, तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो हम लोग वाटर के कंपैरिजन में निकालते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस जो पूरा हम लोगों ने पढ़ा ना डेंसिटी के बारे में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है कि ये सब्सटेंस, कोई भी जो सब्सटेंस है, सपोज करिए गोल्ड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी, तो उसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्योंकि हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी वाटर के रिलेशन में ही ज़्यादातर निकाला करते हैं, क्योंकि वही सही तरीका होता है निकालने का। सिंस रिलेटिव डेंसिटी इट इज़ द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़, इट हैज़ नो यूनिट। तो डेंसिटी क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज़ होती हैं, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट तो केजी पर मीटर क्यूब भी होती है ना, तो सबकी वही होती है। तो इसलिए क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो यूनिट लेस होता है। आपसे पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि क्या रिलेटिव डेंसिटी का व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट, तो देखिए डेंसिटी की यूनिट होती है ये, बट रिलेटिव डेंसिटी नो यूनिट। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा है। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, और इसमें ये ज़रूरी है कि हर सब्सटेंस की एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, वो ज़्यादातर कंडीशंस में वो नहीं बदलती है। और एक ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी जो है उसकी कोई यूनिट, डेंसिटी की यूनिट होती है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।